नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर देख रहे हैं हम भारत के लोग। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय दिल्ली में बहुत बड़े जश्न की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जाना है। तस्वीरें लाइव इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता इसलिए कर रहे हैं कि G20 समिट का सफल आयोजन हुआ और अब इस G20 समिट के सफल आयोजन के लिए आज पहली बार इस आयोजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी के मुख्यालय पहुंचना है। हालांकि आयोजन तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का है, जहां पे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसके कैंडिडेट्स के नामों के बारे में चर्चा होना है। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी आज हो सकती है कुछ सीटों पे, कुछ राज्यों में, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन क्योंकि पीएम ने सफल आयोजन किया G20 का, पूरी दुनिया में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है, तो अब उनके कार्यकर्ता, उनके लोग जो बीजेपी की ताकत हैं, बीजेपी का काडर जिसको कहा जाता है, वो लोग अपने नेता का स्वागत करने के लिए इस वक्त बीते करीब 2 घंटे से बीजेपी मुख्यालय के प्रांगण में मौजूद हैं। और ये आसपास, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों के तमाम लोग वहां पर आते जा रहे हैं। अभी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, जो कुछ वक्त पहले बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, वो भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। ये तस्वीर आपके सामने है, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के काफिले की है। वो थोड़ी देर पहले आ चुके थे। उस वक्त रोशनी थी, शाम के करीब 6:30 का आसपास का वक्त रहा होगा, तब राजनाथ सिंह वहां पहुंचे थे। तो पहले राजनाथ सिंह पहुंचे, फिर जेपी नड्डा साहब पहुंचे। ये तस्वीरें बीजेपी अध्यक्ष की हैं। बीजेपी के तमाम नेता करबद्ध होकर उनका अभिवादन करते हुए दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता हमको दिखाई दे रहे हैं। और अब इंतजार हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब किसी भी वक्त पहले गृह मंत्री पहुंचेंगे अमित शाह, और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को भी यहां पर आना है। 7 बज चुके हैं, 5 बजे से वहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम और मजमा लगना शुरू हो गया है और इंतजार हो रहा है अपने नेता का, जिसने दुनिया के 20 बड़े मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों को, राष्ट्र प्रमुखों को एक साथ एक मंच पर लाकर एक जॉइंट स्टेटमेंट, जो जिस तरीके से दिल्ली डिक्लेरेशन पास हुआ, उसकी भी बहुत ज्यादा प्रशंसा हो रही है। उसकी प्रशंसा रूस भी कर रहा है, उसकी प्रशंसा अमेरिका भी कर रहा है, उसकी प्रशंसा चीन भी कर रहा है, उसकी प्रशंसा और तमाम मुल्क कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी खासियत रही दिल्ली में हुई इस G20 समिट की। बहुत बड़ा आयोजन, बहुत बड़े तरीके से किया गया। एक भी जरा सी भी इंसिडेंट की खबर नहीं आई। सब आयोजन बहुत ही स्मूथ तरीके से निपटा। और सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आज तीसरा दिन है। इन 3 दिनों में उन तमाम अधिकारियों के साथ भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, उन तमाम लोगों के साथ भी, वॉलंटियर्स के साथ भी पीएम ने, जैसे कि आज अखबारों में है कि कल उन्होंने G20 के हेडक्वार्टर जाकर तमाम वॉलंटियर्स के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ समय बिताया, उनके साथ G20 के आयोजन को लेकर उनको धन्यवाद दिया। अलग अलग यूनिट के लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, अपने जो लोग तैनात थे, अपने जो कार्यकर्ता तैनात थे, ऑफिसर्स तैनात थे, उनको अलग अलग वक्त पर डिनर दे रहे हैं, लंच दे रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल की लंबी मेहनत के बाद, लंबी प्लानिंग के बाद यह सफल आयोजन दिल्ली में हुआ था। 2 तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में बीजेपी के अध्यक्ष और दूसरी तस्वीर में राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री का काफिला आते हुए आपको दिखाई दे रहा है। अब इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी का और उसके पहले गृह मंत्री अमित शाह का, जो केंद्रीय चुनाव समिति की औपचारिक इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये स्वागत आयोजन का कार्यक्रम पहले से नहीं था। जब ये पता लगा कि आज चुनाव समिति की बैठक है और प्रधानमंत्री भी उसमें आ रहे हैं, उसके बाद बीजेपी की लीडरशिप ने यह तय किया कि इस आयोजन में हमको नेताओं को जब बुलाएं तो जाहिर तौर पर स्वागत करना चाहिए, पीएम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। 4 तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर चल रही हैं। मेरे सहयोगी रवीश रंजन, जो इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। रवीश, आपके आसपास बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, आप काफी देर से उनसे बातचीत भी कर रहे थे, हमने सुना भी। G20 को जिस तरीके से सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, उसके बाद का ये भव्य आयोजन क्या दिखा रहा है, क्या इशारा कर रहा है कि विशेष सत्र जो संसद का सोमवार को होने वाला है, वो ये तस्वीरें उस मोमेंटम को आगे बढ़ाएंगी, संसद तक लेके जाएंगी, सड़क से संसद तक?
जी बिल्कुल सुमित जी, क्योंकि अभी हम लोगों की चर्चा हो रही थी हर एक छोटी छोटी G20 की जो गतिविधियां हैं उसका संकेत बहुत बड़ा लोगों के बीच में जा रहा था। अभी मेरी एक बुजुर्ग महिला से बात हो रही थी जो कि नोएडा से यहाँ पर नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए आई हुई थी। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से G20 में भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित किया गया, जिस तरीके से बड़े बड़े जो वैश्विक नेता हैं, जो बाइडेन से लेकर ऋषि सोनक तक जूते उतार कर और हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, तो ये जो तस्वीरें हैं ये लोगों के घरों तक पहुंची हैं। तो उन्होंने लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाया है, लोगों को ये बताया है कि भारत आने वाले समय में एक ग्लोबल ताकत के तौर पर तेजी के साथ में उभर रहा है। तो यही वजह है कि आज बहुत ही कम समय था, लेकिन हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच गए। इन कार्यकर्ताओं ने दिल्ली बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, जो शीर्ष नेता हैं, उनसे ये कहा कि G20 के सफल आयोजन के बाद में पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री CEC की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, तो उनका अभिवादन करना है। उसके बाद में उन्होंने जो है वो इन जो कार्यकर्ताओं के प्रस्ताव पर निर्णय लिया। करीब 11:30 बजे के बाद में निर्णय लिया गया और देखिए बहुत ही कम वक्त में जो है वो इतने ढेर सारे यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँच गए। और ना सिर्फ दिल्ली के ये कार्यकर्ता हैं बल्कि नोएडा मानेसर से अभी तमाम सारी जो महिलाएं हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, तो मानेसर तक से हरियाणा तक से इधर सारी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। अभी आपने बताया कि JP नड्डा यहाँ पर और तमाम सारे जो राजनाथ सिंह हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ देर के बाद में प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। लेकिन एक तस्वीर अगर मैं आपको सुमित जी दिखाऊं तो ये आप तस्वीर दे सकते हैं कि पूरा बीजेपी मुख्यालय जो है वो भरा हुआ। हम इंतजार, हाँ बिल्कुल, मैं चाहूंगा आप लोगों से, कार्यकर्ताओं से बात भी करें, लेकिन एक बात मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा जो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बताई कि कार्यकर्ताओं के आह्वान पर, उनके कहने पर इस पूरे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दोपहर में 11 बजे तक कुछ भी तय नहीं था। जब कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री पहली बार आ रहे हैं, G20 समिट करके आ रहे हैं, सफलतापूर्वक किया है, उनका हमको स्वागत समारोह करना है, अभिनंदन करना है। उसके बाद, क्योंकि कार्यकर्ता ही किसी भी पार्टी की स्ट्रेंथ होते हैं, ताकत होते हैं। रवीश, मैं आपके आसपास कुछ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को देख भी पा रहा हूं, क्या यह संभव है हम उनसे बात कर सकें, वो क्या कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, तमाम सारे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं जो कि आए हुए हैं। सर ये बताइए कि आप पेशे से डॉक्टर हैं, इस बार G20 में ऐसा क्या रहा जिसको आप इतनी भरी गर्मी में, इतनी उमस है, इतना पैदल चल के, जो कि तमाम सारे रास्ते भी बंद कर रखे हैं, यहाँ पर आप पहुंचे, क्या ऐसी खास बात सर आपको? G20 में सनातन बढ़ा, G20 में देश की विरासत को एक नया मौका मिला। G20 में विश्व गुरु बनने का एक हमारा जो सपना है अपने जीवन काल में, वो हमें लगता है कि उसकी शुरुआत हुई जब मैं देखता हूँ एक फोटो जहाँ गांधी जी की समाधि के चारों तरफ 20 देश के नेता वहाँ खड़े हुए हैं और मोदी जी उनको लीड कर रहे हैं। मैं जब देखता हूँ ऋषि सुनक अक्षरधाम में पैदल चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देश की संस्कृति और विरासत को बहुत बड़ा फिलिप मिला है, बहुत बड़ा उसमें पुश मिला है। ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है। पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हर वो चीज वो याद कर लेना चाहते हैं जो G20 समिट के दौरान हमारे कैमरे के जरिए, हमारी तस्वीरों के जरिए उनके घरों तक पहुंची और अब उनके दिलो दिमाग पर छाई हुई है। मेरे साथ जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर साहब जुड़ रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। शेखर साहब, मैं आपको भी चर्चा में लेके आना चाहता हूं। हालांकि आपका समय मैंने किसी और चीज के लिए मांगा था, पर मौका दस्तूर ऐसा है कि इस पर भी आप तो इतने सालों से बीजेपी कवर कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे जानना भी चाहूंगा, इस आयोजन को जो कार्यकर्ताओं के कहने पर किया गया, इम्प्रॉम्प्टू अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कितना जरूरी है और इसको क्या चुनावी चश्मे से देखना चाहिए एक राजनीति का छात्र होने के नाते? नहीं सुमित जी, इसमें दोनों चीजें हैं। एक जो है कि एक जो नेचुरल रिएक्शन आप देख रहे हैं, क्योंकि पहले बड़ा ये था कि क्या G20 जो सम्मेलन है सक्सेस होगा, कुछ निकल के आएगा, या इंडिया के लिए बड़ा सेटबैक होगा अगर कोई डिक्लेरेशन ना हो, कोई एग्रीमेंट ना हो, वो एक बात है। दूसरी बात, दिल्ली शहर में भी आपने देखा होगा जैसे नागरिकों के लिए भी काफी तकलीफ उठानी पड़ी और ये सोच के कुछ बड़ा हो रहा है उधर। इसके सब के बाद जब चीजें बहुत सक्सेसफुल हुई, जैसे आप बता रहे थे, कोई घटना नहीं है, कुछ नहीं है, और सुरक्षा की दृष्टि से, लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से सारी चीजें जब सक्सेसफुल हुई है, पार्टी के अंदर एक उत्साह बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है, देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो लीडरशिप की जो यूएसपी है, पार्टी के लिए सबसे बड़ा संपत्ति वही है।
तो वो अगर उसकी वैल्यूएशन अब बढ़ी है ये G20 के बाद, उनको लग रहा है कि आने वाले समय में, आने वाले जो आगे 6 महीने में देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी रहेंगे, बीजेपी के स्टार अट्रैक्शन रहेंगे, वोटर के सामने वही जाएंगे, और ये G20 उनके लिए एक फेदर इन द कैप जो अंग्रेजी में कहते हैं, उनके लिए एक अचीवमेंट है जो पार्टी निश्चय रूप से इसको प्रोजेक्ट करेगी। लेकिन केवल G20 एक राजनीतिक मुद्दा बन के होगा, मुझे नहीं लगता है। ये केवल मोदी जी के लीडरशिप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, उनकी इमेज को। ये आपसे पूछना चाहता शेखर जी, जो चीज मैंने राजीव से भी, रवि से भी पूछी, वो ये कि चुनावी साल है बीजेपी के लिए। 3 स्टेट में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ स्टेक पे है। आपको लगता है कि ये तमाम चीजें जो G20 में हमने देखी है और आज कार्यकर्ताओं के बीच उनका स्वागत हो रहा है, बीजेपी का काडर, बीजेपी का कार्यकर्ता इन चुनावी राज्यों में भी बहुत बड़े पैमाने पर है, सरकारें भी हैं इनफैक्ट मध्य प्रदेश में, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, अब संसद का सत्र होने वाला है, विशेष सत्र, उसमें भी ऐसी चर्चा है कि G20 को लेकर जो स्पेकुलेशंस हैं, एक धन्यवाद प्रस्ताव आ सकता है पीएम को पीएम की तारीफ में। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये सब चीजें चुनाव 2024 की तैयारी के मद्देनजर देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए। इसके बिना चुनाव राजनीति नहीं है, और बिना राजनीति संसद का कोई अधिवेशन नहीं होता। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस पे रेजोल्यूशंस होंगे, अडॉप्ट किए जाएंगे। उसमें G20 से लेकर चंद्रायन तक, और बीच में आदित्य का जो अभी एक नया प्रोजेक्ट, स्पेस प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, और कई जो बाकी जो उपलब्धियां हैं पिछले 1 साल में, सारे गिने जाएंगे और उस पर ये होगा। लेकिन साथ में एक एजेंडा भी जब खुलासा नहीं हुआ, वो एजेंडा भी मुझे लगता है सेंटर स्टेज पे आएगा। उस पर काफी स्पेकुलेशन हुई है, क्या महिला आरक्षण होगी या और कुछ होगी। और अभी तक तो मुझे लगता है कोई इंडिया भारत को लेकर कोई बड़ी बात आने वाले का संभावना नहीं है। और बाकी चीजें यूसीसी के लेकर था, लेकिन उसके लिए समय बहुत कम है। हो सकता है कि महिला आरक्षण एक सरप्राइज ये हो, क्योंकि उसका असर पड़ सकता है चुनाव पे, क्योंकि जो भी फैसला सरकार या जो भी चीजें लाएगी पार्लियामेंट में, उसका कुछ ना कुछ इलेक्शन पे इम्पैक्ट होनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होता। सुमित जी, तो बिल्कुल शेखर साहब, आपने 3-4 चीजें बोल दी, मेरा अगला सवाल का जवाब आपने अपने आप ही दे दिया। यूसीसी की बात कर दी, महिला आरक्षण की बात कर दी, भारत और इंडिया की बात कर दी, जो इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। मैं अब ये समझाइए कि आप तो इतने सालों से कवर करते आ रहे हैं, विपक्ष के नेताओं ने आज भी ट्वीट्स किए, डेरेक ओब्रायन का, जयराम रमेश का, कि भाई संसद सत्र में 3 दिन बाकी रह गए, अब तक एजेंडा नहीं बताया गया है। जबकि जब भी विशेष सत्र हुआ है तो एजेंडा पहले से पता था, चाहे वो जीएसटी के लिए हुआ, चाहे वो 50वें साल में हुआ, 25वें साल में हुआ आजादी के। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या सरकार को नहीं बताना है या समय रहते पता लगेगा सोमवार के पहले? नहीं सुमित जी, मुझे लगता है वैसे अभी तो ये ऑफिशियल हो गया है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया गया है 17 तारीख को। स्पीकर भी करेंगे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी रहेंगे, और विपक्ष के सब नेताओं को बुलाएंगे। तब तक मुझे लगता है एजेंडा बड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव एजेंडा हो, यानी कोई कानून के तौर पे, कोई बिल के रूप पे कुछ आने वाला है, वो तब तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये एक स्टाइल हमेशा रही है प्राइम मिनिस्टर की भी कि भाई जितना आप सस्पेंस रखो तो उस पर थोड़ा पब्लिक अटेंशन भी बढ़ता है। ये हमेशा उनकी स्टाइल रही है कि गेस वर्क करते रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा, और अब मीडिया वाले भी। और दूसरी तरफ आज अलायंस की मीटिंग हो चुकी है सुमित जी, और उस अलायंस मीटिंग से जो चीजें निकल आई है, कोई ज्यादा स्पेसिफिक्स नहीं है, केवल सीट शेयरिंग टॉक्स कंटिन्यू करेंगे। और दूसरी कास्ट सेंसस पर भी बात किया उन्होंने, पहले ही कांग्रेस समर्थन दे चुकी है, जो नीतीश कुमार और लालू जी ने उसको कास्ट सेंसस को लेकर बिहार में काफी उसको सपोर्ट ये कर रहे हैं। तो कास्ट सेंसस की भी बात हुई है। और भोपाल में अभी शुरू करेंगे अपना पहला जो रैली है, ऑपोजिशन की बड़ी रैली होगी भोपाल में फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। उनकी तरफ से भी तैयारी चल रही है। लेकिन सबसे आश्चर्य चीज सुमित जी, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि कोई विपक्ष के मीटिंग में कोई एंकर्स को लेकर चर्चा, वो बड़े मुझे आश्चर्य लगा कि उन्होंने एक, जैसे केसी वेणुगोपाल कह रहे थे कि कुछ एंकर्स को वो लिस्ट बना रहे हैं जिनकी डिबेट्स में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ऑपोजिशन लीडर। वो बड़े बड़े आश्चर्य ये लग रहा है कि कई मीडिया को लेकर ऑपोजिशन अलायंस क्यों इतनी स्पेसिफिकली डिस्कस कर रही है। ये मैं कभी नहीं सुना है कि कोई ऑपोजिशन गठबंधन या कोई एनडीए जैसा मीटिंग में कोई टीवी एंकर्स को लेकर लिस्ट बना जाए, कोई हमारे लिए फेवरेबल है, कोई हमारे लिए फेवरेबल नहीं है।
लेकिन इतनी शेखर press freedom की साहब, बात हो रही। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग आपने रेज कर दी, मैं वही चीज आपसे पूछना चाहूंगा। अब 3 राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहा है, आपको याद होगा पिछली बार हम और आप बात कर रहे थे, करीब 1 हफ्ते पहले की बात है, तो ये कहा गया कि भाई जब असेंबली इलेक्शंस के लिए गठबंधन नहीं है, ये 2024 के लिए है। अब अगर असेंबली इलेक्शन मध्य प्रदेश में है और वहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ बीजेपी का मुकाबला है, और वहां पे अगर आम आदमी पार्टी भी अपना कैंपेन करती है, कुछ सीटों पर हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश में जो यूपी से लगा हुआ इलाका है वहां पर अपने लोगों को खड़ा करती है। और इनफैक्ट एक वक्त तो ऐसा था, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं इसलिए बता सकता हूं कि 4 एमएलए भी जीते थे सपा के, आज से करीब 3 या 4 चुनाव पहले। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप जब भोपाल में रैली होगी तो आप क्या देखते हैं उस मंच पे? अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक साथ खड़ा होकर बीजेपी की आलोचना करेंगे और चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, ये इस चीज को आप कैसे देखते हैं? नहीं सुमित जी, मैं उम्मीद करता हूं कम से कम अक्टूबर, मतलब जब ये रैली करेंगे वहां पे, तब तक तो कुछ ना तो कुछ एग्रीमेंट होनी चाहिए। क्योंकि अब देखिए, दिल्ली को लेकर, केरला को लेकर, बंगाल को लेकर, ऐसा आज की तारीख में लग रहा है कि कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि आज के मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस नहीं थी, ये कह के कि अभिषेक बनर्जी को ईडी ने बुला लिया, और सीपीएम अभी तक किसी को नॉमिनेट नहीं किया उसमें। और सीपीएम के अंदर भी एक चल रहा है, भाई क्या कांग्रेस के साथ क्या खड़ा होना है, हमें तो केरला में डायरेक्ट हमें कांग्रेस के साथ ही जो 21 सीट है जो केरल से 20 सीटें हैं, जो केरल के 20 सीट सीपीएम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कांग्रेस के लिए है। तो कोई सीट वाइज देखिए, आज जो बात हुई है कि सीट शेयरिंग के प्रोसेस शुरू होगी, वही केसी वेणुगोपाल जी का मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, प्रोसेस शुरू होगी। तो प्रोसेस का मतलब तो लगता है कि बहुत लंबा सफर है। सो सीट शेयरिंग इतनी आसान नहीं है। लेकिन जिस बात की आपने जिक्र किया, क्या मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कम से कम कुछ कांग्रेस के लिए कर सकते हैं? शेखर सर रुकिएगा 2 मिनट के लिए, तस्वीरें लाइव आ रही हैं बीजेपी दफ्तर से, एक और कारों का काफिला हमको दिखाई दे रहा है। कोई बड़ा नेता इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंचा है, ऐसा लग रहा है जिस तरह की वहां पर लोगों के बीच में हलचल है कि या तो गृह मंत्री हैं या प्रधानमंत्री का काफिला है, एक बार देखना पड़ेगा। जैसे ही कार से बाहर आएंगे तो तस्वीरें साफ कर देंगी कि कौन नेता। मेरे ख्याल से तो गृह मंत्री को पहले पहुंचना चाहिए क्योंकि उनका इंतजार हो रहा है। नड्डा साहब पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह जी भी पहुंच चुके हैं, अब इंतजार है। हाँ जी बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के पदाधिकारी जो हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया और अब वो अंदर जहां पर बैठक होनी है उस हॉल की ओर आगे जाते हुए अमित शाह इन तस्वीरों में हमको दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा कि बात अभी शेखर अय्यर साहब बोल रहे थे, आज 2 बड़ी खबरें रहीं। एक तो बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री का आना सीईसी की बैठक के लिए, जो कि आप इस वक्त लाइव देख पा रहे हैं, और दूसरी दिल्ली में ही बैठक रही शरद पवार के घर पर। इंडिया जो अलायंस बना INDIA, उसके कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई। और आपको याद दिला दें, रवीश हमारे साथ होंगे, हमारे सहयोगी, उनके पास भी हम चलेंगे। बीते 3 जो बैठकें हुई हैं, आज को अगर मैं जोड़ लूं तो उन 3 बैठकों में जब INDIA अलायंस की बैठक हुई, तब बीजेपी ने भी अपनी एक बैठक करके उस पूरे मामले को बैलेंस करने की कोशिश की। ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दोनों तस्वीरें आज की, एक बीजेपी मुख्यालय की और दूसरा शरद पवार के घर की, जहां पर कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है INDIA अलायंस की, उसकी बैठक हुई थी। वो नेता आपको दिखाई दे रहे हैं कैमरे की तरफ हाथ हिलाते हुए, वेव करते हुए। तो पहली बैठक जब होती है पटना में, तब तो कुछ नहीं था, लेकिन दूसरी बैठक जब बेंगलुरु में हुई तो दिल्ली में NDA की बैठक हो गई, जिसको खुद प्रधानमंत्री मोदी ने चेयर किया। तीसरी बैठक जब मुंबई में हुई तो आपको याद होगा वहां पर महाराष्ट्र के NDA की बैठक बुला ली गई, और साथ ही साथ उसी दिन ये खबर आ गई कि संसद का विशेष सत्र किया जाना है। तो पूरी की पूरी चर्चा जो है वो संसद के विशेष सत्र पर चली गई, ना कि मुंबई में हुई बैठक पर, उसके आउटकम पर। और आज जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी, सीट शेयरिंग को लेकर जानना चाह रहा था मीडिया कि क्या एक अलायंस बनता है कि नहीं बनता है, कोई चेहरा तय होता है कि नहीं होता है, उसके बीच में बीजेपी की ये बैठक आ गई जब प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जा रहा है बीजेपी मुख्यालय में। तो रणनीतिक तौर पर देखा जाए तो बीजेपी ने अपने चुनावी स्ट्रेटजी कह लीजिए, सियासी स्ट्रेटजी कह लीजिए, उसमें ये जो इंडिया अलायंस की कोशिश थी सुर्खियों में रहने की, उसको वो कामयाब नहीं होने दिया। उसको कामयाब नहीं होने दिया। कुछ ना कुछ अपनी बैठक कर कुछ ना कुछ अपनी खबर, अपने खेमे की खबर को बाहर निकालकर उन्होंने बहुत आसानी से चीजों को मैनेज किया। रवीश मेरे साथ, रवीश, अमित शाह जी भी पहुंच गए।
जी बिल्कुल, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा तो पहुंच चुके हैं, अमित शाह का काफिला अभी अभी आया है और अभी उम्मीद जताई जा रही है कि 5 से 7 मिनट में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी जो है वो बीजेपी के मुख्यालय में पहुंच सकते हैं। और जैसा अभी आप बात कर रहे थे सुमित जी, बीजेपी मुख्यालय के अंदर G20 के बाद में जो ये अभिवादन कार्यक्रम है, इसका एक राजनीतिक संकेत भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि ये जब तस्वीरें दूर दराज के गांव, कस्बे और उन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घरों तक पहुंचती हैं तो उसका भी एक उत्साह, उसका भी एक आत्मविश्वास जो है वो काफ़ी बढ़ता है। और आप देखिए कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 2 राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा करनी थी, लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम था, छत्तीसगढ़ जाना है प्रधानमंत्री को, तो आज छत्तीसगढ़ पर चर्चा नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के उम्मीदवारों पर कभी और सीईसी की बैठक होगी तब चर्चा होगी। आज केवल मध्य प्रदेश पर फोकस किया गया है और मध्य प्रदेश पर भी जो कमजोर सीटें हैं बीजेपी की, उनके ऊपर में आज चर्चा होगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति भी, जो सियासी रणनीति है, उसको बदला है। कर्नाटक चुनाव में और हिमाचल के चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी को हार मिली थी और उसकी जब आकलन किया गया तो उसमें एक वजह यह भी थी कि कर्नाटक के जो विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों की जो घोषणा है उसका काफी देर से जो है वो घोषित किया गया है, उसकी वजह से उनको तैयारी का पूरा वक्त नहीं मिला। यही वजह है कि इस बार पहली बार ऐसा है कि अभी विधानसभा की तारीख नहीं आई है चुनाव की और उससे पहले सीईसी की ये दूसरी बैठक हो रही है और 39 सीटों की 39 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। और खास तौर पर 39 मध्य प्रदेश में जिन प्रत्याशियों की घोषणा की गई है उसमें डी कैटेगरी की सीटें हैं, यानी बहुत कमजोर सीटें जो मानी जाती हैं, उनके नामों की घोषणा की गई है। और उस 39 में भी आप देखिए कि 21 ऐसी सीटें हैं जो अनुसूचित जाति के लिए की सीटें थी, उस पर बीजेपी ने नामों की घोषणा की है। तो ताकि, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि कांग्रेस ने अनुसूचित जो सुरक्षित सीटें हैं उस पर ज्यादा कामयाबी हासिल की थी, तो इस बार बीजेपी की रणनीति यह है कि जहां पर उसको हार मिली है उस सीटों को खास तौर पर जीता जाए और वहां पर एक सियासी जो ताकत है उसको और ज्यादा लगाया जाए ताकि उसको कामयाबी मिले। इसी के वजह से जो कमजोर सीटें मानी जाती हैं उनके नामों की, जो उनके प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो बीजेपी पहले कर रही है, ताकि वहां पर अगर कोई नाराजगी भी हो, क्योंकि तमाम सारे जो सिटिंग विधायक हैं उनका भी टिकट कटना है, तो ऐसे में जो नाराजगी होगी उसको भी सेटल कर लिया जाएगा, यानी डस्ट को सेटल कर लिया जाएगा, ऐसा बीजेपी का भरोसा है, क्योंकि अभी 100 दिन हैं इन विधानसभा चुनावों के लिए। तो ऐसे में बीजेपी की जो रणनीति है वो साफ है। और इस बार दूसरी खास बात ये भी है सुमित जी, मुख्यमंत्री का चेहरा, बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो है वो अभी तक चुनाव लड़ने का इरादा बीजेपी का है। यही वजह है कि लगातार नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में लगातार चल रहा है। 3 महीने में चौथा दौरा है और इस महीने में 3 दौरा वो जो है वो मध्य प्रदेश का खास तौर पर करेंगे। 24 सितंबर को वो 10 लाख कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं उनको संबोधित करेंगे। तो एक बहुत आक्रामक जो सियासी रणनीति है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए बीजेपी ने बनाई है। अब ये नतीजे बताएंगे कि आखिर उसमें कितनी सफल हुई है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, चुनाव की स्ट्रेटेजी करती है, चुनाव की प्लानिंग करती है, वो अपने आप में एक केस स्टडी है। कर्नाटक में उदाहरण के लिए जिस तरीके से बीजेपी पिछड़ी और अंत में चुनाव उसके खिलाफ गया और उसकी सरकार नहीं बच पाई, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की लीडरशिप इस बात को जानती है, समझती है कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी होगा। और शिवराज सिंह सरकार आज से नहीं, पिछले करीब 17-18 साल से वो मुख्यमंत्री बने हुए, बीच का अगर 1-1.5 साल निकाल दे जब कमलनाथ बने थे। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी को कर्टेल करने के लिए 3 महीने पहले, 4 महीने पहले अपने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर देना, कमजोर सीटों को आइडेंटिफाई कर लेना, उनको पहले निकाल देना। जैसे कि आज अभी रवीश बता रहे हो, जो कि चर्चा भी है कि आज एक और लिस्ट मध्य प्रदेश की आ सकती है करीब 40 सीटों के आसपास की, यानी बीजेपी अपनी 2 लिस्ट जारी कर चुकी होगी रवीश। और कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, अभी केवल कांग्रेस पार्टी में सीईसी की बैठक ही नहीं हुई है, वो स्टीयरिंग कमेटी के लेवल पर पहुंचे हैं। और जो कांग्रेस का स्ट्रक्चर है वो स्टीयरिंग कमेटी के नाम फाइनल होने के बाद अंत में जो 2-2 नाम, 3-3 नाम आते हैं एक सीट पर, वो सीईसी में जाते हैं और फिर सीईसी होती है। मेरा सवाल आपसे ये है रवीश, क्या कांग्रेस कर्नाटक की और हिमाचल की जीत के बाद मध्य प्रदेश को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट है या कांग्रेस की कुछ और रणनीति है? अगर आप बीजेपी में रहकर, बीजेपी की बात कर इस बात को समझा पाए कि इस कांग्रेस अपनी लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रही है?
देखिए, जहां तक मेरी जो बातचीत बीजेपी के नेताओं से हुई है, कांग्रेस की स्ट्रेटजी ये है कि जो मजबूत सीटें हैं उस पर वो पहले नामों की घोषणा करेगी और उसके बाद में वो इस बात का इंतजार करेगी कि जो बीजेपी के जब नाम की रोक रहा हूं, माफी के साथ एक बड़ी खबर आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। अनंतनाग में मुठभेड़ चल रही थी आतंकियों के साथ और एक बड़ी खबर यह है कि 3 सेना के अफसर इसमें शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ में 3 अफसर शहीद हुए हैं, जिसमें सेना के एक मेजर है और पुलिस के डीएसपी। राजीव रंजन मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर और जानकारी के लिए। राजीव, क्या अपडेट है? देखिए, सेना का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अनंतनाग के कोकरनाग में, जहां इनकाउंटर चल रहा था। और अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक सेना का एक कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस का डीएसपी जो है शहीद हो गए। आपको बता दें कि कल जो है देर रात को खबर लगी थी, उसके बाद सेना और सुरक्षा पुलिस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और उस दौरान ही एक इनकाउंटर के दौरान ये सेना को नुकसान हुआ है। सेना का यह भी कहना है कि जिन आतंकियों को गोली से हमारे जवान शहीद हुए हैं, हमारे अफसर शहीद हुए हैं, उनको किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल उस जगह की स्थिति ये है कि फिलहाल वह इनकाउंटर चल रहा है, लेकिन सेना बहुत ज्यादा अभी फिलहाल प्रोएक्टिव कर सकते स्टेप नहीं ले रही उस इलाके में। एक तो जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो सेना एहतियात के साथ कर रही है। लेकिन शुरुआती एडवांटेज आतंकियों को जरूर मिला है, लेकिन जिन आतंकियों ने इस तरह का कायराना हरकत किया है, सेना का ये कहना है कि उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जी ये बताइए, आपको नाम पता है अधिकारियों के? क्योंकि एक कर्नल है, एक मेजर है, यानी 2 इंडियन आर्मी के सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं और एक पुलिस के डीएसपी हैं जो शहीद हुए हैं। देखिए, हमें जो जानकारी बता सकते हैं उसके मुताबिक सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह है, मेजर आशीष है और डीएसपी जो है एक हुमायूं बताया जा रहा है। 3 नाम फिलहाल जो सुरक्षा बलों की ओर से मुझे बताए गए और थोड़ी बाद और उनके पूरे नाम बता दिए जाएंगे। लेकिन तीनों के बारे में सेना ने बाकायदा कंफर्म किया है कि 3 का हमारा नुकसान हुआ है, 3 हमारे जो अफसर जो है शहीद हुए हैं आतंकी कार्रवाई के दौरान। जी, क्या अभी ये मुठभेड़ चल रही है? उनको घेरा हुआ है आतंकियों को जो घुसपैठ कर रहे हैं? बिल्कुल आतंकों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, कार्रवाई चल रही है। वहां पर इनकाउंटर हो रहा है, न केवल कश्मीर में इनकाउंटर हो रहा है बल्कि जो जम्मू का जो दूसरा एरिया है राजौरी में भी इनकाउंटर हो रहा है। वहां भी 2 टेररिस्ट आतंकी मारे जा चुके हैं और फिलहाल वहां भी इनकाउंटर चल रहा है। वहां सेना के एक डॉग जो केंट जो है बाकायदा वो शहीद हो गया था सर्च ऑपरेशन के दौरान। तो दोनों जगह राजौरी में भी इनकाउंटर चल रहा है और अनंतनाग में भी इनकाउंटर चल रहा है। तो 2 जगहों पर इनकाउंटर अभी भी जारी है। राजौरी में 2 आतंकी मारे जा चुके हैं और अनंतनाग में अभी तक एक भी आतंकियों के मारे जाने की खबर नहीं है। लेकिन सेना का ये कहना है कि पूरे इलाके को घेर लिया गया है और पूरा वहां कार्रवाई चल रहा है, फायरिंग हो रहा है। कर्नल मनप्रीत सिंह जिनकी दुखद मौत हुई है, इस शहीद हुए इस वारदात में, एक मेजर हैं जैसा कि राजीव बता रहे हैं मेरे सहयोगी, और एक डीएसपी हुमायूं है जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, जो नाम अब तक हमको पता चले। 3 लोगों का, 3 बड़े अधिकारियों का नुकसान भारतीय सुरक्षा बलों को इस वक्त हुआ है, जिसमें 2 आर्मी के हैं, इंडियन आर्मी के, और 1 अधिकारी जम्मू कश्मीर पुलिस का है जो इस वारदात में, इस एनकाउंटर में शहीद हो गए हैं। देश पर उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी है। आतंकियों को घेरा हुआ है, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। अनंतनाग के जंगली इलाके में, जंगल के इलाके में एक घटना चल रही है इस वक्त, जब वहां पर आतंकियों को घेरा गया है। जैसा कि बताया राजीव ने, हमारे सहयोगी ने, कि सेना का यह कहना है कि जिन लोगों ने यह हरकत की है, जो ये आतंकी हैं, उनको हर कीमत पर न्यूट्रलाइज किया जाएगा। इसीलिए एनकाउंटर अभी ऑन है। इंतजार है कि कब सेना अपने शहीद अधिकारियों का बदला इन आतंकवादियों से लेती है जो पाकिस्तान के समर्थन से घाटी में, कश्मीर के इलाके में आके इन वारदातों को अंजाम देते हैं और कश्मीर में डिस्टर्बेंस को पैदा करने की कोशिश करते हैं। सेना के एक कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी के शहीद होने की खबर, दुखद खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दक्षिणी कश्मीर का इलाका अनंतनाग का, अनंतनाग में और राजौरी में 2 जगह पे आतंकियों से मुठभेड़ की खबर हमको पता लगी। आज दिन में आपने लगातार एनडीटीवी को देखा हो तो एनडीटीवी की वेबसाइट पर तमाम ये खबरें चल रही थी। और अब खबर ये है कि राजौरी में जो इनकाउंटर चल रहा था उसमें तो 2 आतंकियों को मार गिराया है सेना सुरक्षा बलों ने, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। लेकिन अनंतनाग में अभी एनकाउंटर चल रहा है। अनंतनाग के एनकाउंटर में
3 अधिकारी जो शहीद हुए हैं, जिसमें एक कर्नल है, एक मेजर है इंडियन आर्मी की तरफ से और एक डीएसपी है। राजीव, आगे के अपडेट के लिए ये जानना चाहेंगे आपसे, राजौरी वाला एनकाउंटर पूरी तरीके से खत्म हो गया है? उसमें सुरक्षा बलों ने चीजों को काबू में ले लिया है? नहीं, अभी इनकाउंटर वहां खत्म नहीं हुआ है, अभी भी सेना की कार्रवाई वहां जारी है। फिलहाल जो जानकारी वहां से निकल के आए थे, ये कल एक पाकिस्तान का आतंकी मारा गया था, दूसरा आतंकी आज मारा गया है। आज नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ तौर पर कहा है कि जिन आतंकियों ने की गोली की वजह से जो हमारा जो सेना का डॉग जो है केंट शहीद हुआ है, उसको दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको मार गिराया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान का नाम लेते हुए यह भी कहा कि पाकिस्तान की सतह पर जिस तरह से आतंकी कायराना हरकत कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में खून खराबा कर रहे हैं, उनके नापाक मंसूबे को किसी भी सूरत हाल में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। लगातार पाकिस्तान की ओर से ऐसी कोशिश होती है, जब भी जम्मू कश्मीर में माहौल ठीक होता है, एक आतंकियों का कभी घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है, यानी तो इस इलाके में जो आतंकी उनको सलाह दिया था कि आप जो है उस जम्मू कश्मीर इलाके में खून खराबा कीजिए। और यही वजह है कि लगातार कल से आप देख रहे हैं कि कल से राजौरी में और यहाँ पर अनंतनाग में 2 जगह इनकाउंटर अभी चल रहे हैं। राजौरी की अगर बात करें तो राजौरी में 2 आतंकी मार। मैं आपको रोक रहा हूं राजीव, इस वक्त यहां पर एक और बड़ी खबर, वापस लौटेंगे आज की इस वक्त की बड़ी खबर पर। दिल्ली की तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी मुख्यालय में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारों का काफिला किसी भी वक्त पहुंच सकता है। इन तस्वीरों में आप लाइव देख सकते हैं, कार आती हुई दिखाई दे रही है। एस्कॉर्ट गाड़ियां हैं शुरुआत में, उसके बाद सिक्योरिटी की गाड़ियां होती हैं और फिर अंत में प्रधानमंत्री की कार दिखाई देगी। इस इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय के आसपास का इलाका है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का ये इलाका है, जहाँ पर बीजेपी का ये नया दफ्तर बना है, जिसमें पिछले 4-5 साल पहले ही पूरी पार्टी शिफ्ट हुई है। इसके पहले 11 अशोक रोड से भारतीय जनता पार्टी चलती थी। कार्यकर्ताओं के रिएक्शंस आने भी शुरू हो गए, हम इनको सुन भी सकते हैं, लेकिन पहले आपको तस्वीरें दिखा दें। जो बीजेपी के नेता अब तक पहुंचे हैं चुनाव समिति के, सुनते हैं क्या कहना का एक पूरी लिस्ट है जो मोदी जी ने इस देश को दिए गौरव करने के लिए। हम सभी कार्यकर्ता भी बहुत गौरव के साथ, बहुत उत्साह के साथ यहाँ उनकी एक झलक देखने के लिए आए हैं और हम सब बहुत निहाल हैं कि मोदी जी ने इतने बड़े बड़े काम करे हैं। मोदी जी जैसी लीडरशिप न भूतो न भविष्यति, तो उनको अभी हम सबका ये आशीर्वाद है, हमारी मनोकामना है ईश्वर से कि वो 20 साल 25 साल ऐसे। रवीश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। कारों का काफिला बीजेपी मुख्यालय के बाहर दिखना शुरू हो गया है, ये लाइव तस्वीरें हैं। रवीश, क्या अपडेट दे पाएंगे, क्या हलचल है वहां पर? नरेंद्र मोदी का काफिला अब पहुंचने वाला है बीजेपी के मुख्यालय में और यही वजह है कि तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो जो मुख्य गेट है बीजेपी का, वहां पर अब इकट्ठा हो रहे हैं और किसी भी क्षण जो है वो बीजेपी मुख्यालय में पहुंच सकते हैं। देखने वाली ये बात होती है कि कितनी देर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी मुख्यालय के ऊपर जो है वो अभिवादन कार्यकर्ताओं का करेंगे। क्या वो कार्यकर्ताओं से कुछ कहते भी हैं या वो सीधे जो है वो सीसी की बैठक में शामिल होने के लिए चले जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 3 बजे से लगातार कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी मुख्यालय में लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अब जो है हज़ारों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो इस गर्मी में कई सारी सड़कें डाइवर्ट की गई थी, लेकिन उसके बावजूद तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं दिल्ली ही नहीं आसपास के इलाकों से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब गेट के बाहर भी काफ़ी भीड़ है, लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री का एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है तो उसके तहत अब किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो अब बीजेपी मुख्यालय के अंदर इंटर होने वाला है और तमाम सारे जो गैलरी है बीजेपी मुख्यालय से जहां अंदर हम जाते हैं तो उसके दोनों तरफ जो है वो लोहे की बैरिकेड को लगा दिया गया है। कार्यकर्ताओं को एक बैरिकेड के भीतर हैं वो और एक गैलरी जो है वो बनाई गई है। जो बीजेपी का मेन गेट है वहाँ पर जो है वो तमाम सारे जो नेता हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगे तो सबसे पहले स्वागत वो करेंगे अपने प्रधानमंत्री का। उसके बाद में ये सारे जो नेता हैं वो सीईसी की बैठक में चले जाएंगे। पहले ये बताया गया था
कि सीसी की बैठक पहले शुरू हो जाएगी और उसके बाद में बीच में प्रधानमंत्री जी उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सीईसी की जो बैठक है वो प्रधानमंत्री के आने के बाद ही शुरू होगी। अब देखना है कि कितनी देर तक ये सीईसी की बैठक चलती है, क्योंकि पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 2 राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा करनी थी, लेकिन अभी चूंकि वक्त कम है इसके वजह से अभी केवल मध्य प्रदेश की प्रत्याशियों के नामों पर बता दूं दर्शकों को कुछ खास तस्वीरें मेरे साथ स्क्रीन पर इस वक्त आ रही हैं, लाइव तस्वीरें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं, जाहिर तौर पर क्योंकि मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों का चयन होना है। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सबसे आखिर में स्क्रीन में आप देख सकते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। एक कोने में शिवराज सिंह चौहान, एक कोने में वीडी शर्मा है। हमको नरेंद्र सिंह तोमर दिखाई दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी मध्य प्रदेश से आते हैं। हमको कैलाश विजयवर्गीय दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, वो भी मध्य प्रदेश से आते हैं। तो ये मान के चलिए मध्य प्रदेश में आज सीटों को लेकर जो महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है, जबकि बीजेपी की एक लिस्ट आ चुकी है, ये मानना चाहिए कि दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। साथ में हमको इन तस्वीरों में देवेंद्र फडणवीस जो कि केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं, महाराष्ट्र में अभी उप मुख्यमंत्री हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं तमाम नेतागण प्रधानमंत्री का स्वागत करने का, और सबके हाथों में हमको एक गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है, जो शायद प्रधानमंत्री को ये स्वागत में उनको गिफ्ट करेंगे, उनको उपहार स्वरूप देंगे। तो शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस हमको दिखाई दे रहे हैं, हमको अनिल बलूनी दिखाई दिए इन तस्वीरों में, कैलाश विजयवर्गीय दिखे, वीडी शर्मा दिखे, नरेंद्र सिंह तोमर दिखे। हमको ये तमाम नेता लगातार दिखते जा रहे हैं और इन नेताओं के चेहरे पे जो हाव भाव है उससे पता चल रहा है, इस बात का आभास हो रहा है कि किसी भी पल अब प्रधानमंत्री गेट पे पहुंचेंगे, क्योंकि तभी सभी लोग करबद्ध होके एक तरीके से लाइन में खड़े होकर अपने नेता का, देश के प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। उनके स्वागत में सब लोग वहां पर बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त इकट्ठा हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है ये, और चुनाव समिति की बैठक में अचानक कार्यकर्ताओं के कहने पर इस स्वागत अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे तक इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पहली बार प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं G20 के सफल आयोजन के बाद। G20 की समिट हम सब जानते हैं संडे को, रविवार को खत्म हुई थी, आज बुधवार है। चुनाव समिति की बैठक पहले से होनी थी, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे थे तो कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत की तैयारी की कि एक तरीके से एक बहुत बड़ी काम कर जब हीरो घर लौटता है, उसका नायक घर लौटता है, उसका स्वागत जो किया जाता है घर के भीतर, उस तरह की तस्वीरें इस वक्त आप बीजेपी मुख्यालय से देख पा रहे हैं। किसी भी पल आना चाहिए, जिस तरह की हलचल, जिस तरह के नेताओं के मूवमेंट हमको दिखाई दे रहे हैं, उससे आभास तो यही हो रहा है कि अब प्रधानमंत्री का कारों का काफिला बहुत जल्द आपको स्क्रीन पर दिखेगा। जेपी नड्डा साहब, अमित शाह, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। चुनाव समिति के सभी सदस्य हैं, पहले ही वहां पर मौजूद हैं। अब प्रधानमंत्री का इंतजार है। मुख्य द्वार खुल गया है, खुद अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्य द्वार की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और मुख्य द्वार पे ही स्वागत किया जाएगा। उनके साथ विनोद तावड़े हमको दिखाई दे रहे हैं, जो कि पार्टी में उपाध्यक्ष हैं, और ये कारों का काफिला, प्रधानमंत्री की कारों का काफिला का पहले शॉट्स आप सीधे एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त देख रहे हैं। करीब शाम के 7:40 होने वाले हैं, 7:38 हो रहे हैं टू बी प्रिसाइज। और अब कारों का काफिला, पहले एस्कॉर्ट गाड़ियां दिखाई देती हैं दिल्ली पुलिस की, फिर सिक्योरिटी की गाड़ियां दिखेंगी, फिर एसपीजी दिखेगा, और फिर प्रधानमंत्री की कार। हम सुनते हैं वहां से एम्बियंस जो आ रहा है, वहां पे नारे हो रहे हैं, वहां पे गाने चल रहे हैं, सुनते हैं एम्बियंस को थोड़ा साउंड करके कि क्या हो रहा है। एक एस्कॉर्ट की कार गई, दूसरी एस्कॉर्ट की कार गई, अब इंतजार है उस कारों के काफिले का
जिसका दिल्ली में मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ता इतने वक्त से, जैसा कि हमारे सहयोगी रवीश बता रहे हैं कि 3 बजे से ये तमाम कार्यकर्ता नेता दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों से बीजेपी मुख्यालय में आए हुए हैं। कोई नोएडा से आया हुआ है, कोई मेरठ से आया हुआ है, कोई बागपत से आया हुआ है, कोई मानेसर से आया हुआ है, कोई गाजियाबाद से आया हुआ है, और सबका उद्देश्य लेकिन एक ही है, प्रधानमंत्री का स्वागत करना। ये दूसरे कैमरे की तस्वीर है, वहाँ पर 2-3 कैमरे लगे हुए हैं जिसके जरिए आप तस्वीर देख पा रहे हैं। बड़े नेता भी अब स्वागत करने के लिए बाहर आ गए हैं। हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख पा रहे हैं। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष तो मुख्य द्वार पर हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ मौजूद प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। अमित शाह गृह मंत्री हमको दिखाई दे रहे हैं, येडियुरप्पा साहब हमको दिखाई दे रहे हैं। आज की इस बैठक में इस बात की भी उम्मीद की जा रही है कि क्योंकि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता वहाँ मौजूद होंगे, तो कर्नाटक में जो जेडीएस के साथ समझौता हुआ है, सहमति बनी है बीजेपी की, उस पर भी चर्चा हो सकती है। और येडियुरप्पा साहब इस पूरी मुहिम में काफ़ी तेज़ी से लगे हुए हैं कि देवेगौड़ा साहब की पार्टी जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन होना चाहिए। कारों का काफिला अब इस बार पूरा काफिला दिखाई दे रहा है। पुलिस की गाड़ियां हैं, सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं, जैमर है, और हो सकता है कि हम अपने रिपोर्टर से बात ना कर पाए क्योंकि जब जैमर चलता है प्रधानमंत्री के साथ तो आसपास की जो कम्युनिकेशंस के टावर्स होते हैं वो एक तरीके से गौण हो जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है ताकि किसी भी तरह का कोई सुरक्षा में चूक ना रहे। अब कारों का काफिला आ चुका है, प्रधानमंत्री की कार हमको दिखाई दे रही है। इन्हीं में से किसी एक कार में प्रधानमंत्री हैं क्योंकि पीछे एम्बुलेंस होती है, सबसे पीछे ये देखिए कारों की एंट्री। प्रधानमंत्री आगे सीट पर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री इस कार में सबसे आगे बैठे हैं। फूलों के साथ स्वागत हुआ एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर। फूलों की बारिश, पुष्प वर्षा जिसको कहते हैं, पुष्प वर्षा से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत बीजेपी मुख्यालय में। इस वक्त बीजेपी के अपने कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकर्ता उनके अपने नेता का स्वागत करते हुए। देखिए ऊपर से बाकायदा फूलों की बारिश की जा रही है। अब इंतजार है प्रधानमंत्री के इस कार से बाहर निकलने का। खुद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब मुख्य द्वार पर खड़े हैं अपने नेता के स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री की पहली तस्वीर, और ये देखिए बाहर आते से ही उन्होंने अभिवादन किया कार्यकर्ताओं का। कार्यकर्ता जिस तरफ खड़े हैं उधर उन्होंने हाथ हिलाया, उनका अभिवादन किया, शुक्रिया अदा किया, और फिर वो नेतागण जो खड़े हैं उनके पास पहुंचे, उनसे बीजेपी अध्यक्ष से हाथ मिलाया, उन्होंने गले में उनको अंगवस्त्रम पहनाया, गुलदस्ता भेंट किया और अपने प्रधानमंत्री के साथ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और अब बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी के नारों से सरबोर है इस वक्त दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय। पुष्प वर्षा की जा रही है। चारों तरफ हाथ हिला के प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनकी हौसला अफजाई करते हुए G20 के सफल आयोजन के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यह तय किया कि वो अपने नेता का, अपनी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे का, व्यक्तित्व का वो स्वागत करना चाहते हैं। ये देखिए पुष्प वर्षा, चारों तरफ से फूल बरस रहे हैं, दोनों हाथ से अभिवादन। अमूमन जब किसी बड़ी चुनावी जीत होती है बीजेपी की, तब पार्टी जब मुख्यालय में आते हैं प्रधानमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष और बड़े नेता, तब ऐसा स्वागत होता है। तो चुनावी जीत तो नहीं है, लेकिन G20 का सफल आयोजन ये एक बहुत बड़ी वजह है इस स्वागत समारोह की। मोदी के नारे लग रहे हैं और ये तस्वीरें देश भर में जा रही हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हैं, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये तमाम तस्वीरें देश भर में जाएंगी। प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी फूल आ गए हैं, देखिए। और अपना चश्मा हटा के चेहरे को साफ करते हुए बार बार रुक के कार्यकर्ताओं की तरफ मुड़ते हैं, कभी पीछे मुड़ते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद अदा कर रहे हैं। हम लोग शाम से ये बात कर रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री भाषण भी देंगे, धन्यवाद भी करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक जो दिख रहा है इन तस्वीरों में, वो कहीं मंच जैसी चीज़ दिखाई नहीं दी। तो लगता नहीं है शायद कि कोई भाषण हो, पर देखते हैं। प्रधानमंत्री को सरप्राइज करने की आदत है। स्वागत सबसे पहले राजनाथ सिंह द्वारा, फिर अमित शाह के द्वारा, येदियुरप्पा साहब, सत्यनारायण जटिया जी, BL संतोष, तमाम बड़े नेता एक एक करके उनका स्वागत करते हुए, ये तमाम लोग केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं। और अब देखिए दूसरे पदाधिकारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े, नरेंद्र सिंह तोमर, BD शर्मा, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, गगन सिंह कुलस्ते, ये तमाम नेता वहाँ मौजूद हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, और सब उनको फूल देकर, अनिल बलूनी, संजय मयूख स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। और प्रधानमंत्री केंद्रीय चुनाव समिति की जहां बैठक होनी है उस हॉल की ओर आगे बढ़ चले हैं। जगह जगह पोस्टर बैनर लगे हैं जिसमें G20 के सफल आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की गई है, नारे गढ़े गए हैं, और शायद यही नारे आगे जाकर बीजेपी के चुनावी कैंपेन का हिस्सा भी बन सकते हैं। इस वक्त आपने देखा तस्वीरों में प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री मोदी और अध्यक्ष JP नड्डा एक हॉल में चले गए, और बाकी नेता राजनाथ सिंह और अमित शाह हमने देखा दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए। कार्यकर्ताओं का हुजूम बीजेपी मुख्यालय में धीरे धीरे कर निकलता हुआ, अपनी जगह से हटता हुआ। सिक्योरिटी की वजह से सब एक जगह उनको रोका गया था, प्रधानमंत्री को दरअसल आना था। और जब ये तस्वीरें एक बार फिर देखिए, जब ये लाइव तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री की कार है, माफ़ करिएगा, ये लाइव तस्वीर है, प्रधानमंत्री की कार इस वक्त वही मुख्य द्वार पर आकर लग गई है, ताकि जब वो वापस निकलेंगे, लौटेंगे, तो सीधे गाड़ी में वो बैठ सके, तब उनको पैदल ना चलना पड़े। अभी इस कमरे में पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं प्रधानमंत्री भी, और उनके साथ JP नड्डा साहब भी। बाकी लोग दूसरे कमरे में, दूसरे हॉल में इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के आने का। अब ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे बीजेपी मुख्यालय, ये तब की तस्वीरें हैं। अगर हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश हो तो उनसे हम बात करना चाहेंगे। हाँ, वहाँ पर जैमर लगा गया, मुझे बताया गया है, तो कनेक्शन मिलने में दिक्कत हो रही है फ़ोन की। अपने रिपोर्टर से भी बात करेंगे। और इस वक्त बीजेपी के बड़े नेता इंतज़ार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुँच गए हैं, अभी 8 नहीं बजा है। यहाँ से निकलकर वो पहुँचेंगे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे थे सीधे इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे। इसमें एम्बियंस भी बड़ा अच्छा आ रहा था, पीछे से वहां गीत चल रहे थे। और अब कार्यकर्ता जो हैं वो अपनी जगह से निकलते हुए। रवीश, आप तो वहां मौजूद थे, क्या देखा आपने उस जगह को, कैसे इजहार करेंगे उन तस्वीरों को? जी देखिए सुमित जी, आज सुबह से लगातार हम लोग यहाँ पर बने हुए हैं, और जब से ये खबर कार्यकर्ताओं के पास में पहुंची कि वो जो उनका अनुरोध था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने का, उसको स्वीकार कर लिया गया है, तब से लगातार यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंच रहे थे। और सभी की यही सबका कहना था कि वो एक झलक
जो है वो नरेंद्र मोदी की देखना चाहते हैं, उनका अभिवादन करना चाहते हैं। क्योंकि G20 की जो तस्वीरें आई टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जो उन तक पहुंची, उसके वजह से तमाम सारे लोग जो है वो काफी प्रभावित हैं और इस बात को लेकर और ज्यादा उनके बीच में प्रभावित हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित किया गया और G20 में भारतीय संस्कृति की एक झलक दिखाई गई, उससे जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर एक उत्साह और आत्मविश्वास नजर आया। और यही आत्मविश्वास जो कार्यकर्ताओं के चेहरे पर नजर आता है, वो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व के अंदर भी भरोसा पैदा करता है। तो आज जो है वो एक, और ये केवल बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं, और दिल्ली में बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं की तस्वीर जो गांव, कस्बों तक, शहरों तक, दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंची होगी, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता दूर से इस तस्वीर को देख रहे होंगे, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक भरोसा, आत्मविश्वास बढ़ेगा इन तस्वीरों को लेकर। और निश्चित तौर पर आज बीजेपी के मुख्यालय में बहुत ही उत्साह, हर्ष का माहौल था। जिस तरीके से चंद्रयान का सफल अभियान और फिर जो है वो G20 सम्मेलन को सफलता से किया गया, वैश्विक एक ग्लोबल स्टेज पर भारत के मजबूत नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी की पहचान हुई, उसने काफी कार्यकर्ताओं को प्रभावित किया है। और वो बार बार उसी नारे का जिक्र कर रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है। तो ये सारे जो तस्वीरें हैं आज देखने को मिली। 80 साल के बुजुर्ग से लेकर 10 साल का बच्चा तक यहाँ पर मौजूद था। काफी बड़ी तादाद महिलाओं की थी। रवीश, आप दोपहर से वहां पर हैं, लगातार तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे थे, पूरे मौके को, पूरे हालात को आपने अपने करीब से देखा है। आपने जिस तरीके से बातें की वो वाकई में बहुत सी चीजें पता चली, बहुत से बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह आपके कैमरे के जरिए, आपकी बातों के जरिए हमने सुना। तो शुक्रिया रवीश फिलहाल इस अपडेट के लिए।